हाँ भाई, नमस्कार दोस्तों। तो कल हम पढ़ रहे थे मनोविज्ञान के सामान्य परिचय के बारे में। आइए अब वहाँ से आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि साइकोलॉजी आखिरकार क्या है। तो मनोविज्ञान, जिसको हम साइकोलॉजी कहते हैं, साइकोलॉजी शब्द साइकी और लोगस दो शब्दों से मिलकर बना है। साइकी का मतलब होता है मस्तिष्क में पाई जाने वाली ऊर्जा, और लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना। ठीक है, अब ये साइकी और लोगस वर्ड दोनों कहाँ से आए हैं? तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम साइकी वर्ड का मीनिंग देखते हैं। साइकी जो शब्द है वो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यूनानी दार्शनिक अरस्तु। देखो, दुनिया में शिक्षा के 3 महान केंद्र हुए प्राचीन काल में। एक यूनान था, ग्रीक जिसको हम कहते हैं, एक रोमन एम्पायर था, और एक भारत था। और मोहम्मद इकबाल ने तो यहाँ तक लिखा है कि मिट गए यूनान रोम जहाँ से, लेकिन कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो हम लोगों का जो कल्चर है ना, वो अब तक चल रहा है। ठीक है ना। तो यूनान, ग्रीस आज देश है जो यूनान था पहले, ठीक है ना। और जो रोम है, आज रोम की जगह क्या हो गया? इटली। और रोम के बारे में एक कहावत भी है कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम एक रात में नहीं बनता है। इसका मतलब सफलता भी रातों रात नहीं आती। ओवरनाइट बच्चों कुछ नहीं होता है। आजकल ज़्यादातर स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ, वो यूँ आए और सीधे सुबह, ऐसा लगता है सुबह कोचिंग गए और शाम को नौकरी ले गई। बच्चों, कोचिंगों से नौकरी नहीं लगती, नौकरी आपका ब्रेन लगाता है। बात समझ में आई? आप पढ़ते हो, 50 बार पढ़ते हो, रिपीट करते हो, तब वो चीज़ें आपको याद होती हैं। आपने संगीत वाले लोगों को देखा होगा, तबला वादक, ढोला वादक, गायन वाले, कितना रियाज करते हैं। हाँ, कितना रियाज करते हैं। और वो रियाज से ना माइंड एकदम एक्यूरेट, तब वो अंदर से चीज़ें निकल के आती है। जिसका जितना प्रैक्टिस, उसका उतना परफॉर्मेंस अच्छा। इसलिए कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आपको परफेक्शन पाना है तो आपको अभ्यास करना ही पड़ेगा। तो अरस्तु ने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में साइकी शब्द की खोज की थी। और साइकी शब्द कैसे खोजा था कि हमारे शरीर में एक आत्मा पाई जाती है, उस आत्मा का काम है शरीर को जिंदा रखना। एक एनर्जी हमारे मन में पाई जाती है जिसका काम है हमारे शरीर को नियंत्रित करना। अभी हम साइकी के फंक्शंस के बारे में आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम कल वाली क्लास थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में साइकी को अरस्तु ने खोजा था। अरस्तु पेशे से दार्शनिक था। दर्शन किसे कहते हैं? दुनिया में 2 तरह का ज्ञान होता है। एक होता है दार्शनिक ज्ञान, जिसे मेटाफिजिकल भी कहते हैं, और एक होता है वैज्ञानिक ज्ञान, जिसको साइंस कहते हैं। मेटाफिजिकल नॉलेज प्राचीन नॉलेज है, और वैज्ञानिक ज्ञान आधुनिक ज्ञान है। कभी भी आपको शब्द आ जाए कि आधुनिक विषय, इसका मतलब उस विषय के साक्ष्यों को प्रूफ किया जा सकता है। कभी भी आपको सवाल आ जाए कि वैज्ञानिक विषय, इसका मतलब उस विषय के चीज़ों को प्रूफ किया जा सकता है। और कभी भी आपको आ जाए मेटाफिजिकल, मतलब वो चीज़ प्रूफ महसूस तो हो रही है लेकिन प्रूफ नहीं हो रही है। ठीक है ना। हम किसी के पैर छूते हैं, लेकिन क्यों छूते हैं वो कल्चर भूल गए हम, उसके पीछे का साइंस गया, अब वो केवल फिलॉसफी रह गया है। बात समझ में आई? ओके। तो ऐसा ज्ञान जो दुनिया में है लेकिन प्रूफ नहीं हो रहा, वो दर्शन। और ऐसा ज्ञान जो दुनिया में, देखो, जब तक आप इन सामान्य चीजों को नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको वो मेन चीज समझ में नहीं आएगी। अब आप क्या करते हैं कि उस चीज़ को ही रट्टा लगाते हैं, जो, ठीक है ना, मनोविज्ञान 16वीं में, आत्मा का विज्ञान। अभी तो मेरा आत्मा तो आई नहीं है, लेकिन जब भी आत्मा आएगी ना तो दुरुस्त आएगी। टीचर्स सीधे शुरू में क्या करते हैं? आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान। और बच्चे को ना तो ये पता मन क्या होता है, ना ये पता आत्मा क्या होता है, ना चेतना क्या होता है। बच्चा बेचारा पूरे जिंदगी भर वो आत्मा, चेतना, मन को लेकर सर पे बोझ के और यूँ, ठीक है ना, घूमता रहता है, गोपालपुरा से गुर्जर की थड़ी की तरफ और रिद्धि सिद्धि चौराहे से, बस यही करता रहता है बेचारा। इसलिए उसको एक बार आत्मा, मन, चेतना ये अच्छे से बताना चाहिए। और ये बताएंगे तब जब आप उस मूल शब्द को समझेंगे। भाई, आत्मा, मन, चेतना ये किसी चीज़ का नाम है, लेकिन वो मूल चीज़ क्या है पहले वो हम समझने की। तो प्यारे बच्चों, वो मूल चीज़ क्या है? हमारे शरीर में एक आत्मा पाई जाती है। आत्मा के अलावा हमारे शरीर में एक मन पाया जाता है। ये जो मन है, इस मन की खोज सबसे पहले किसने की? अरस्तु ने। और इस मन को ही साइकी नाम दिया। ठीक है ना। तो साइकी क्या है? एक ऊर्जा। साइकी क्या है? एक ऊर्जा। कहाँ पाई जाती है? हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। क्लियर हुआ ना। अब इसके बाद सवाल ये बनता है कि साइकी, फिर अरस्तु ने क्या किया? दर्शन के अंतर्गत एक ब्रांच बना दी, और उस ब्रांच का नाम रखा मनोदर्शन। मनोदर्शन जो है, साइकी फिलॉसफी जो है, वो दर्शन की एक ब्रांच है जो सबसे पहली बार अरस्तु ने खोजी थी। और अरस्तु ने इस दर्शन, मनोदर्शन को खोजकर एक विषय एक बना दिया दर्शन के अंतर्गत। ठीक है। अब क्या हुआ?
समय गुजरा, तीसरी, दूसरी, पहली, जीरो, और 16वीं सदी में यूनान में एक रुडॉल्फ गोयकल नाम के दार्शनिक हुए। इन्होंने इस साइकी को दर्शन से अलग कर लिया और अलग करके इसको कहा कि हम इसका अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने के लिए वर्ड चलता था लोगस, वर्ड बन गया साइकी, और लोगस, साइकी और लोगस दोनों वर्ड मिलके वर्ड बन गया साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी शब्द कब अस्तित्व में आया? 16वीं सदी में। कौन लेकर आया? रुडॉल्फ गोयकल। और साइकोलॉजी जो शब्द है ये ही मनोविज्ञान है। बात समझ में आ गई? तो साइकोलॉजी या मनोविज्ञान शब्द 16वीं सदी में आया। फिर इस 16वीं सदी में आने के बाद अब इसकी क्या नेचर वैज्ञानिक है कि दार्शनिक है? तो 16वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक ये प्रूफ नहीं कर पाता था, इसलिए मनोविज्ञानिक विषय तो था लेकिन वो उसका नेचर अभी भी दार्शनिक था। 19वीं सदी में 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर की कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी में विलियम वुंड ने दुनिया की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला बनाई, और इस पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला में प्रयोग होने लगे, और प्रयोग होने लगे तो मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा मिल गया। तो यहां से लेकर और आज तक मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक विषय है। बात समझ में आई? यहां से लेकर आज तक मनोविज्ञान एक कैसा विषय बच्चों? वैज्ञानिक विषय। तो मेरे हिसाब से आपको सारी बातें समझ में आ गई। क्या क्या बात समझ में आई? मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक विषय है। वैज्ञानिक विषय बनाने वाला व्यक्ति कौन है? विलियम वुंड। बात समझ में आई? तो मनोविज्ञान का जनक अरस्तु हो गया, मनोविज्ञान की जननी दर्शन शास्त्र हो गई, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंड हो गया, प्रयोगात्मक का भी विलियम वुंड हो गया, और दुनिया का पहला मनोवैज्ञानिक भी विलियम वुंड हो गया। मनोविज्ञान आधुनिक दौर में यहाँ से यहाँ तक है। बात समझ में आई? मनोवैज्ञानिक यहाँ से यहाँ तक दार्शनिक दौर में है, और यहाँ से मनोविज्ञान दर्शन की शाखा के रूप में है। बात समझ में आई? ये बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है। एक शब्द आता है दोस्तों अतीत, और एक आता है इतिहास। एक फिलोसोफर हुए बहुत अच्छे जिनका नाम है एबिंगहास। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बोलो एबिंगहास, बोलो एबिंगहास। आप साथ के साथ अगर बोलते भी चलेंगे तो आपको अनुभव होगा, अभ्यास होगा, ठीक है? तो एबिंगहास करके एक दार्शनिक हुए हैं। उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान का जो अतीत है और जो इतिहास है इसके बारे में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। तो सबसे पहले तो हम अतीत और इतिहास टर्म को क्लियर कर लेते हैं। अतीत, बोलो देखिए अतीत। ऐसा पास्ट जो दुनिया में, ऐसा पास्ट जो प्रूफ हो गया, जो लिखा हुआ है। दोनों गुजरे हुए समय में, अतीत भी गुजरा हुआ है और इतिहास भी गुजरा हुआ है, लेकिन ऐसा इतिहास जो लिखा हुआ है वो तो इतिहास होगा, और ऐसा गुजरा हुआ इतिहास जो लिखा हुआ नहीं है वो अतीत होगा। तो ऐसा पास्ट जो गुजर गया है लेकिन लिखा नहीं है वो अतीत होगा, ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों, 4वीं शताब्दी से लेकर 16वीं सदी तक मनोविज्ञान में कुछ भी लिखित पढ़त ज़्यादा नहीं था। तो इस मनोविज्ञान को हम क्या बोलेंगे? अतीत का मनोविज्ञान। और 16वीं सदी से लेकर 21वीं सदी तक जो 500 साल गुजरे हैं, ये 500 साल में लिखित पढ़त है, इसका मतलब ये क्या हो गया? इतिहास। तो मनोविज्ञान का अतीत लंबा है कि इतिहास? मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है जबकि इतिहास बहुत छोटा है। ये कथन किसका है? एबिंगहास का। मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है जबकि इतिहास बहुत छोटा है। ये कथन किसका है? एबिंगहास का। यहाँ तक आपको सारी बातें जो है समझ में आ गई, ठीक है ना? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना? तो अब हम इससे आगे थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना? ओके, सुनो, देखे, इसको मैं यहाँ से हटा दूँ। ये लाइन तो थोड़ी लिखी रहने देते हैं, ठीक है? इसको भी हटा ही देते हैं। देखो दोस्तों, हमने अभी तक ये पढ़ा, ध्यान से सुनना। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अरस्तु ने साइकी को खोजा, और दर्शन की शाखा कौन सी? बोलो, दर्शन शास्त्र की शाखा मनोदर्शन के अंतर्गत इसको विकसित कर दिया। और 16वीं सदी में यह दर्शन से अलग हो गया और मनोविज्ञान के नाम से एक विषय के रूप में अस्तित्व में आ गया। पक्की बात है? और 16वीं सदी से लेकर लगभग 19वीं सदी तक ये एक दार्शनिक विषय के रूप में पढ़ा जाने लगा, और 19वीं सदी से लेकर 21वीं सदी तक ये एक वैज्ञानिक विषय के रूप में पढ़ा जाने लगा। ये एक टाइमलाइन आपको समझ आ गया, ठीक है? अब हम ये पढ़ते हैं 16वीं सदी के आगे का दौर। जब 16वीं सदी में मनोविज्ञान आ गया तो मनोविज्ञान क्या है? साइकी और लोगस। साइकी का मतलब मस्तिष्क में पाई जाने वाली ऊर्जा। तो 16वीं सदी के लोगों ने कहा कि भाई, जो लोगों ने यहाँ रुडॉल्फ गोयकल और उसके सहयोगियों ने जब इस मनोविज्ञान को यूँ अलग किया था दर्शन से, तो लोगों ने कहा कि ये साइकी जो है इसका क्या मतलब है, क्या है ये? तो देखो, एक बात समझो, शरीर के अंदर जो एनर्जी पाई जाती है उसे आत्मा, और मन के अंदर जो एनर्जी पाई जाती है उसे मन या साइकी।
तो साइकोलॉजी इसका ही अध्ययन करेगा और इसका अध्ययन फिलॉसफी करेगा। तो 16वीं सदी के लोगों ने कहा भाई ये एनर्जी जो साइकी है इसको हम क्या बोलेंगे। तो इन्होंने कहा कि अरस्तु ऐसा कहता था। बात 16वीं सदी की हो रही है, अरस्तु 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में था, लेकिन रुडोल्फ गोइकल और उसके सहयोगी कह रहे हैं कि अरस्तु उस समय ऐसा कहता था कि ये वाली एनर्जी आत्मा के समतुल्य ही होती है। इसलिए हम इस आधार पर, ये लोग कह रहे हैं कि हम इस आधार पर, अरस्तु के इस कथन के आधार पर हम कहते हैं कि हम इस एनर्जी का नाम भी क्या रख लेते हैं, आत्मा रख लेते हैं। एनर्जी ये है, नाम इसका आत्मा रख लिया। तो 16वीं सदी के आसपास जो लोगों ने इसका नाम आत्मा रखा, तो उस समय हमारे शरीर में कितनी आत्माएं हो गई, 2, एक ये भी आत्मा और एक ये भी आत्मा। तो 16वीं सदी में इस वाली एनर्जी का नाम क्या रख लिया बच्चों, आत्मा। बात सबके समझ में आई, इस एनर्जी का नाम आत्मा रख लिया। फिर क्या हुआ, फिर इनसे पूछा कि ये किसने कहा, तो इन्होंने कहा यार हम हमारा नाम लेंगे तो लोग जो है थोड़ा, बोले नहीं ये तो अरस्तु कहता था, और रियल में अरस्तु मानता भी था। और कौन कहता था, बोले प्लेटो। बोले और कौन कहते थे, बोले डेकार्टे। तो अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे, इन तीनों लोगों ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना। ऐसा मानना था 16वीं सदी के लोगों का, ठीक है ना। फिर प्यारे बच्चों समय गुजरा तो 16वीं सदी के बाद जब 17वीं सदी आई, तो 17वीं सदी के लोगों ने कहा कि यार देखो ये भी आत्मा और ये भी आत्मा। जब हम आत्मा के बारे में किसी को बताते हैं तो आदमी कोई समझता है इसकी बात कर रहे हैं, कोई समझ रहा है इसकी बात कर रहे हैं, इसलिए इन आत्माओं का नाम अलग अलग रख लो। अब इसका नाम तो पहले से ही आत्मा था तो इसका ही नाम बदल लो। तो 17वीं सदी के लोगों ने, प्यारे बच्चों, इस मन में पाई जाने वाली ऊर्जा का नाम, मस्तिष्क में पाई जाने वाली ऊर्जा का नाम क्या रख लिया, मन रख लिया। एनर्जी वही है, सिर्फ नाम बदल रहे हैं। बात समझ में आई। तो 17वीं सदी में इस एनर्जी का नाम मन रख लिया, और मन का विज्ञान मानने वाले जो व्यक्ति थे उनमें सबसे पहला व्यक्ति था कौन, पाम्पोनोजी। एक इटली के फिलोसोफर थे पाम्पोनोजी, और एक थे थॉमस रीड। इन 2 लोगों ने प्रमुखता से मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना, मन का विज्ञान माना। बात समझ में आई, ठीक है ना। और उसके बाद नो डाउट मनोविज्ञान, मन, व्यवहार, चेतना, ये सब हुआ, लेकिन इस एनर्जी का नाम परमानेंटली अब क्या बन गया, मन, ठीक है ना। मस्तिष्क में पाई जाने वाली एनर्जी को आज भी हम क्या बोलते हैं, मन। बात समझ में आई। अब क्या हुआ, मन, देखो अब मैंने क्या किया, ये एक व्यक्ति है, ओके, ये इस व्यक्ति का आत्मा है, ये इस व्यक्ति का मन है। अब मैंने क्या किया, इस व्यक्ति के पूरे मन को इधर इकट्ठा कर लिया। इस पूरे मन को, प्यारे बच्चों, इस पूरे मन को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। इसका 10% हिस्सा जिसे हम कहते हैं चेतन मन, और 90% हिस्सा जिसे हम कहते हैं अचेतन मन। अब आपको चेतन अचेतन मन के फंक्शंस को समझना पड़ेगा। चेतन मन और अचेतन मन, पहले तो ये समझो मन शरीर में करता क्या है। हमारे शरीर को जिंदा रखने का काम आत्मा का है, और हमारे शरीर का बेहतर संचालन करने का काम मन का है। शरीर में जितने भी क्रियाकलाप, एक्शन होते हैं प्यारे बच्चों, वो मन ही करता है, ठीक है ना। और इस मन को हमने 2 भागों में बांट लिया, 10% चेतन मन और 90% अचेतन मन। तो शरीर में होने वाले वो क्रियाकलाप जो स्वयं स्वतः स्वाभाविक अपने आप हो रहे हैं, वो अचेतन मन से कंट्रोल हो रहे हैं। अचेतन मन को बनाने वाले ने अपने हाथ में रख लिया और ऑटोमेटिक मोड पर डाल दिया, जबकि चेतन मन हम 10% लोगों को, हम सबको दे दिया। तो हम हमारी मानसिक शक्तियों का केवल 10% ही कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी 90% कंट्रोल हमारे ऊपर भी नहीं है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि परिस्थितियों को तब तक बदलो जब तक वो आसानी से बदल सकती है। नहीं बदल रही तो संघर्ष करके बदलो, संघर्ष करके भी नहीं बदल रही तो अपना संघर्ष जारी रखो, और फिर हालात जो हो रहे हैं उनको सामना करते चलो, क्योंकि आप सामने वाली चीज़ों को नहीं चेंज कर सकते, ठीक है ना। जिंदगी में दोस्तों 10% ही हमारे हाथ में होता है, बाकी 90% तो ऑटोमेटिकली चीज़ें होती हैं। बात समझ में आई। तो ये ध्यान रखना, मन कितने हो गए, 2। अब चेतन मन पर अध्ययन करने वाला मनोवैज्ञानिक था विलियम वुंट। ये वही विलियम वुंट है जिसने पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला बनाई। और अचेतन मन पर अध्ययन करने वाला व्यक्ति है सिगमंड फ्राइड। ये सिगमंड फ्राइड ऑस्ट्रिया के प्रमुख मनोचिकित्सक थे, ठीक है ना। अब इस सिगमंड फ्राइड ने अचेतन मन का स्टडी किया। अचेतन मन क्या होता है, देखो मैं चेतन अचेतन की भी थोड़ी बात बता देता हूं। हमारी ज्ञानेंद्रियां 5 है, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। ये 5 ज्ञानेंद्रियां आपके वातावरण से ज्ञान को रिसीव कर रही हैं, और रिसीव करके ये आपके चेतन मन को भेज रही हैं। बहुत टेक्निकल बात है ये। मन क्या होता है, ध्यान क्या होता है, फोकस क्या होता है, एकाग्रता क्या होता है, ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आपको अच्छे से आने चाहिए, और आगे आने वाली क्लासेस में आपको इस सब की जानकारी धीरे धीरे मिलेगी।
अभी आप इतना समझो कि वातावरण से जो ज्ञान आता है वो कहाँ आता है? अभी मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप देख रहे हैं, बोलो ठीक। तो अब क्या हुआ, वातावरण से ज्ञान आया, ये ज्ञान पहली बार चेतन मन में जाता है और फिर चेतन मन इसको स्टोर कर देता अचेतन मन में। बात समझ में आई? अभी मैं इधर देख रहा हूं, अभी ये चेतना में है, अभी मैं इधर देख रहा हूं, ये चेतना में है, ये वाला अचेतन में गया। अब मैं इधर देखने लग गया, ये चेतना में है, ये और ये दोनों अचेतन में गया। कहने का मतलब चेतन मन में वही चीज होती है जो ज्ञानेंद्रियों के प्रत्यक्ष संपर्क में है। अभी मैं इधर देख रहा हूं, ये चेतना में है, बाकी इधर पहले जो देखा वो सब अचेतना में गया। अभी इधर ये चेतना में, ये अचेतन, ये चेतन, ये अचेतन, ये चेतन, ये अचेतन। मेरी ज्ञानेंद्रियों के संपर्क में एट अ टाइम क्या आ रहा है, वो मेरे चेतन के संपर्क में। बाकी चेतन स्टोर नहीं करता, स्टोर करने किसको दे देता है? अचेतन मन को। तो अचेतन मन स्टोरेज कैपेसिटी भी रखता है, ठीक है ना। फिर अचेतन मन में एकत्रित ज्ञान आवश्यकता पड़ने पर चेतना में आ जाए, उसको कहते हैं स्मृति। कई लोग होते हैं मेमोरी बढ़ाने की दवाइयां लेते हैं। मेमोरी बढ़ाने की कोई दवाई नहीं लेनी है। मेमोरी सिर्फ एक ही चीज से बढ़ती है कि आप अच्छे से स्टोर करना सीखो, ठीक है ना। हम कैसे स्टोर करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर एक व्यक्ति के दादाजी एक गाय लेकर आए और उस बच्चे से कहा गया कि जा इसको हमारे घर के यूं बाड़े में यूं बांध के आ, ठीक है ना। तो बाड़े में इस गाय को यहां बांध गया। दादाजी दूसरे दिन लाए, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। दादाजी पिछले 50 दिन से रोज एक गाय खरीद के ला रहे हैं और इस लड़के ने वो 50 की 50 गाय ऐसे अनसिस्टमेटिकली यूं बांधी इसे नहीं है। 51वें दिन दादाजी कह रहे हैं, लाला तू ऐसा कर, 35वें नंबर की गाय लेकर आ। ये बेचारा बैठा है, देख रहा है 35वीं कौन सी है, हो सकता है 32वीं आ जाए, हो सकता है 28वीं आ जाए, एक्यूरेट 35वीं तो नहीं आ रही है। हम लोगों का हाल ऐसा है, हमने हाथों से पढ़ाई की है, मेहनत की है, सब अपनी आंखों के सामने मेहनत की है, लेकिन जो दिमाग में डाटा रखा है वो अस्त व्यस्त है। सवाल पूछा गया कि भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, आपको राजस्थान वाले याद आ गए, आप 4 करके आ गए। रखा हुआ भारत का भी है, लेकिन वो कौन सी अलमारी में रखा है वो निकल नहीं रहा। बात समझ में आ रही है? तो अब इसी कहानी को जरा दोबारा पलट के देखो। एक व्यक्ति सिस्टमैटिकली स्टोर करता है। वो कैसे करता है कि उसके दादाजी गाय लेकर आए, उसने पहली गाय यहाँ बांध के रखी, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं और 50 की 50 गायें बांधी। 200 दिन बाद भी दादाजी कहेंगे ना कि लाला 15 नंबर की गाय लाना, 35 नंबर की गाय लाना, तो वो फट ये लो जी, ये लो जी। तो जो बच्चे कम समय में अच्छी तैयारी करते हैं और सेलेक्ट हो जाते हैं, वो इसलिए सेलेक्ट हो जाते हैं क्योंकि वो अपने दिमाग में चीज़ों का कंटेन यानी उनको धारण अच्छी तरह से करते हैं, व्यवस्थित रूप से रखते हैं। और जो लोग व्यवस्थित रूप से रखते हैं उनका डाटा फट से आएगा। आपने कई दुकानदार ऐसे देखे होंगे कि कितने कस्टमर आ जाओ, ये सामान लो जी, ये क्योंकि व्यवस्थित रखा है। कई घरों में आप किसी भी चीज़ देख लो, वो इतनी व्यवस्थित रखी होती है कि घर के बाहर का व्यक्ति भी अगर किचन में जाके यूँ भाई नमक लाना, तो वो नमक उठा के ला सकता है। और कई घरों में ऐसा होता है कि अपने घर में नमक लाने के लिए जो 3 घंटे तक यूँ कहाँ रखा है नमक, इधर रखा है, उस अलमारी में रखा है, ये रखा है, ऐसे ढूंढते रहते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि हम उस चीज़, समय उतना ही लग रहा है लेकिन सिस्टमैटिकली नहीं रख रहे हैं हम दिमाग में, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना। मैं स्मृति के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो वो चीज़ हमारी ज्ञानेंद्रियों की सहायता से हमारे चेतन मन में आता है। चेतन मन से हमने उसको स्टोर कर दिया अचेतन मन में, ठीक है ना। कभी भी आपको ये पूछा जाए कि स्मृति किसे कहते हैं, तो अचेतन मन में एकत्रित ज्ञान आवश्यकता पड़ने पर चेतना में आ गया तो स्मृति, और नहीं आया तो विस्मृति। कभी भी आपको एग्जाम में सवाल आ जाए कि व्हाट इज मेमोरी, अनकॉन्शियस ब्रेन में जो चीजें रखी हैं, अनकॉन्शियस माइंड में जो चीजें रखती हैं, एट द टाइम ऑफ जब हम उस चीज को लाना चाहते हैं, उस समय अगर वो इधर से इधर आ गई तो चेतना, और नहीं आई तो इधर से इधर आ गई तो स्मृति, और नहीं आई तो विस्मृति, ठीक है ना। कभी आपको ये पूछ ले स्मृति के कितने चरण होते हैं, तो स्मृति के कितने चरण होते हैं? 4। पहला है सीखना। आप किसी चीज को ढंग से सीखो। यहां सीखते समय तुम्हारे उतावलापन रहता है। कोई टीचर ढंग से पढ़ा रहा है, तुम 2 की स्पीड पे करके देखते हो कि नहीं देखते हो? 1.5 पे तो देखते ही देखते हो। उसने अरे भाई, खाना आप 4 की स्पीड पे कैसे खा सकते हो? आप आम का पेड़ लगाया आज और बोले जल्दी बढ़ाओ, पानी दो, माली सीजे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए।
लेकिन तुम्हारी तो तुम तो सोचते हैं कि नहीं, हर वक्त हमारी ऋतु रहनी चाहिए। समझ आया? तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले ढंग से सीखो, चित्त मन लगाकर सीखो, ध्यान लगाकर सीखो। और फिर दूसरा चरण है धारण करना। धारण करने का मतलब है जो सीखा है उसको व्यवस्थित रूप से दिमाग में स्टोर करो। मेरा गान क्यों फटफट क्यों आता रहता है? अच्छे से धारण किया हुआ है। आप भी धारण कर लो, पेपर में फट आएगा, ये ले, ये ले। अब तुम्हारे क्या पढ़ा हुआ सब है, मेहनत खूब कर रहे हो, लेकिन वो अस्त व्यस्त पड़ा है, ढेर पड़ा है। पहले दिन पढ़ा है, उसमें गोते लगा के लाना पड़ेगा उस ज्ञान को। हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सीखना, धारण करना, ठीक है ना। तीसरा है प्रत्यास्मरण करना, और चौथा है पहचान करना। कितने चरण हो गए? 1 2 3 4। स्मृति के कितने चरण होते हैं? स्मृति किसे कहते हैं? अचेतन मन में एकत्रित ज्ञान आवश्यकता पड़ने पर चेतना में आ जाए स्मृति। लेकिन स्मृति के चरण कितने? 4। पहले दिल लगा के, मन लगा के, चित्त लगा के, आत्मा से सुनो, समझो, सीखो। तो पहला चरण हो गया सीखना। फिर दूसरा है जो सीखा है उसको व्यवस्थित तरीके से धारण करो। व्यवस्थित तरीके से धारण करने के लिए आप कोई क्लू भी दे सकते हो कि यार इस चीज़ को याद करने के लिए ये क्लू है। तो व्यवस्थित रूप से आपने धारण किया, फिर जब जरूरत पड़ेगी उसको याद करने की तो प्रत्यास्मरण करो। वो यार क्या था प्रत्यास्मरण करना? हाँ, पढ़ा तो था, प्रत्यास्मरण हो रहा है। और फिर लास्ट में पहचान करना कि वही है कि दूसरा है। पहचान हो गई, सही है, इसका मतलब मेमोरी सही है। स्मृति के कितने चरण? 4। लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल एंड रिकॉग्निशन। देयर आर 4 स्टेप्स ऑफ अ गुड मेमोरी। सवाल ये भी आता है कि अच्छी स्मृति बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बादाम खाने चाहिए? अच्छी मेमोरी के लिए कुछ नहीं करना है। अच्छी मेमोरी किसे कहते हैं? शीघ्र सीखो, शीघ्र धारण करो, शीघ्र प्रत्यास्मरण, शीघ्र पहचान। देयर आर 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड मेमोरी। एक अच्छी मेमोरी की ये विशेषताएं: क्विक लर्निंग, क्विक रिटेंशन, क्विक रिकॉल एंड क्विक रिकॉग्निशन। देयर आर 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड मेमोरी। एक अच्छी स्मृति की बच्चों कितनी विशेषताएं? 4। स्मृति शब्द समझ में आया? विस्मृति किसे कहते हैं? अचेतन मन में एकत्रित ज्ञान आवश्यकता पड़ने पर चेतना में नहीं आ रहा है तो विस्मृति, आ रहा है तो, और नहीं आए तो। वर्ड समझ में आया? तो स्मृति और विस्मृति, ठीक है ना, ये दोनों। अच्छा बताओ, विस्मृति अच्छी रहती है कि खराब रहती है? अरे अच्छी रहती है मूर्खो, ठीक है कि नहीं? अगर तुम्हें कोई दुख है और तुम उसे भूलो ही नहीं तो क्या होगा? इसलिए भगवान ने जितनी भी चीजें बनाई वो अच्छी बनाई है। स्मृति भी अच्छी है और विस्मृति भी अच्छी है, ठीक है ना। अच्छा, स्मृति और विस्मृति में अगर आप किसी चीज को स्मृति में रख रहे हो, विस्मृति में, इसके लिए क्या करना है? जिस चीज को स्मृति में रखना है उसको बार बार दोहराओ, और जिस चीज को हटाना है, विस्मृति में डालना है, उसको दोहराना बंद करो। हम हमेशा किसको दोहराते हैं? उसको जिसको नहीं तुम्हें भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए। क्यों? क्योंकि जितना तुम्हें भूले उतना ही तुम स्मृति में ज्यादा होते गए। समझ आया? हम हमेशा उस चीज की, अरे ये नहीं हो जाए, अरे वो नहीं हो जाए, अरे ऐसा नहीं हो जाए, अरे मूर्ख हो, जब इसको बार बार दोहराओगे तो फिर ये कैसे डेवलप होगा? इसलिए जिस चीज को जिंदगी से हटाना है, मेमोरी से डिलीट मारना है, उस पर चिंतन मनन ही नहीं करना है। अकेले में बैठ के भी नहीं सोचना है, हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं। और जिस चीज़ को ज़िंदगी में लाना है उसको बार बार अलॉट ऑफ रिपीटेशन करो। तो किसी भी चीज़ का बार बार रिपीटेशन करने से स्मृति बढ़ती है, और किसी चीज़ का रिपीटेशन ना करने से विस्मृति बढ़ती है। तो विस्मृति हो जाएगी। क्लियर हुआ? स्मृति टर्म क्लियर हुआ, विस्मृति क्लियर हुआ। मन कितने होते हैं बच्चों? अरे मन कितने होते हैं? चेतन और चेतन मन का मतलब जो अभी ज्ञानेंद्रियों में जो चल रहा है वो सब चेतन मन में, और बाकी का डाटा कहाँ स्टोर हो जाएगा? अचेतन मन में। मन कितने हो गए? 2। चेतन मन को मानने वाला विलियम वुंट, अचेतन मन को मानने वाला सिगमंड फ्राइड, ठीक है ना। अब चेतन मन पूरे मन का कितना % होता है? 10। अचेतन कितना होता है? 90। अब चेतन मन है ना, अब हुआ क्या? 1879 में इस विलियम वुंट ने प्रयोगशाला बनाई। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था। 1879 में विलियम वुंट ने प्रयोगशाला बनाई, और इस प्रयोगशाला में 1879 की जर्मनी की प्रयोगशाला के बाद मनोविज्ञान का दर्जा मिल गया। विज्ञान का, मनोविज्ञान एक साइंटिफिक विषय बन गया। यस नो? तो विलियम वुंट जो था इसकी जय जयकार होने लगी। विलियम वुंट के बारे में लोग बोले, वाह विलियम वुंट तेरी जय हो, तू तो यार बढ़िया अच्छा आदमी है।
तो विलियम वुंड ने इसका फायदा उठाते हुए कहा कि मूर्खो, मनोविज्ञान जो है वो किसका विज्ञान है? मनोविज्ञान केवल और केवल चेतना का विज्ञान है, अचेतन का विज्ञान नहीं है। तो 19वीं सदी में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान बना दिया? चेतना का। कब? 1879 के बाद। तो 1879 तक तो मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? मन का। और 1879 के बाद मनोविज्ञान किसका विज्ञान बन गया? चेतना का। बात समझ में आई? दोबारा से समझ लो। कल हमने कहा था 1590 में रुडोल्फ गोयकल ने साइकी शब्द को अलग करके मनोविज्ञान बनाया। 1590 से 1620 तक मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान रहा। 1620 से लेकर 1879 तक मनोविज्ञान मन का विज्ञान रहा। और 1879 के बाद चेतना का विज्ञान बन गया। और चेतना का विज्ञान बनाने वाले जो व्यक्ति थे, इसको थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, 19वीं सदी में किसका विज्ञान? चेतना का। और कब बना? 1879 में। और जब 19वीं सदी में चेतना का विज्ञान बन गया तो चेतना का विज्ञान बनाने वाला एक तो था विलियम वुंड, बोलो देखे, विलियम वुंड। और एक था टिचनर, कौन था? टिचनर। और एक था विलियम जेम्स, बोलो विलियम जेम्स। और एक था जेम्स सली। और एक था वाइव्स, कौन था? इन 5 लोगों ने मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना? चेतना का विज्ञान। ठीक है ना। अब क्या हुआ कि चेतना का विज्ञान मतलब केवल इतने का विज्ञान, तो अचेतन वाला सिगमंड फ्राइड ने आलोचना की, बोले ये बात तो सही नहीं है। तो लोगों ने कहा बिल्कुल सही कह रहा है, ये बात सही नहीं है। तो इस चेतना के विज्ञान की आलोचना हुई। तो सन 1890 में इस चेतना की दुकान बंद हो गई। तो चेतना की दुकान कितने समय तक रही? 1879 से लेकर 1890 तक, मात्र 11 वर्ष। ठीक है ना। अब इन्होंने कहा चेतन, इन्होंने कहा अचेतन। तो ना तो चेतन वाले की कोई पूर्ण सहमति मिली, ना अचेतन वाले की। तो 1890 से 1905 तक मनोविज्ञान में इसी तरह का एक अस्थिरता का दौर चलता रहा, जिसे हम कहते हैं मनोविज्ञान का बंजर काल। कौन सा काल बच्चों? बंजर काल। ठीक है ना। फिर 1905 के आसपास एक ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था विलियम मैकडूगल। और इस मैकडूगल महोदय ने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान हो सकता है। ठीक है ना। इसने कहा कि मनोविज्ञान किसका विज्ञान हो सकता है? व्यवहार का। तो व्यवहार के क्षेत्र में पहला प्रयास करने वाला विलियम मैकडूगल था। और विलियम मैकडूगल ने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान हो सकता है, लेकिन ये प्रूफ नहीं कर पाया। और प्रूफ किया था 1912 में। और 1912 में प्रूफ करने वाला मनोवैज्ञानिक कौन था? वॉटसन। और वॉटसन ने कहा कि मनोविज्ञान निश्चित रूप से किसका विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान है। तो व्यवहार का विज्ञान कौन सी सदी में बनेगा? 20वीं सदी में। तो 20वीं सदी में मनोविज्ञान किसका विज्ञान बन गया? व्यवहार का। बात समझ में आई? क्लियर हुआ यहाँ तक? 20वीं सदी में, यहाँ लिख दूँ? ठीक है ना। 20वीं सदी में मनोविज्ञान किसका विज्ञान बन गया? व्यवहार का। और व्यवहार का विज्ञान मानने वाला कौन था? एक तो था वॉटसन, बोलो देखे। एक था मैकडूगल, बोलो मैकडूगल। एक था, ठीक है, थॉर्नडाइक, बोलो थॉर्नडाइक। स्किनर। ये सब लोग जो थे ना बच्चों, ये सब कैसे मनोवैज्ञानिक हैं? व्यवहारवादी। स्किनर। ठीक है। इन लोगों ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मान लिया। तो आज तक मनोविज्ञान 1912 से लेकर आज तक मनोविज्ञान किसके रूप में पढ़ा जा रहा है? व्यवहार। तो एक सवाल तो आपको ये डेट वाला पूछ लिया जाएगा कि 1590 से 1620 तक 30 साल मनोविज्ञान आत्मा का रहा। 1620 से 1879 तक लगभग 260 वर्ष मनोविज्ञान मन का विज्ञान रहा। 1879 से लेकर 1890 तक 11 वर्ष मनोविज्ञान चेतना का रहा। 1990 से 1905 तक 15 वर्ष मनोविज्ञान का बंजर काल समझते हैं आप? ठीक है ना। और 1905 से लेकर आज तक 2022 अभी चल रहा है, यहाँ तक बच्चों मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान। कितने साल हो गए? लगभग 117 के आसपास हो गए होंगे। ठीक है ना। तो ये भी सवाल आ जाएगा कि मनोविज्ञान अपनी विकास यात्रा में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक किसका विज्ञान रहा? तो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक मन का विज्ञान रहा, सबसे कम समय तक चेतना का रहा। बात समझ में आई? उसके बाद जो है वो, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा ये, उससे कम ये, उससे कम ये, और सबसे कम चेतना। ये सबके समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब ठीक है ना, एक बार इसको याद कर लो ढंग से। देखो
मनोविज्ञान चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में दर्शन शास्त्र के अंतर्गत पढ़ा जाना स्टार्ट हुआ और चौथी शताब्दी से लेकर 16वीं सदी तक, 16वीं सदी में सन कौन सा, 1590 तक ये दर्शन शास्त्र की शाखा मनोदर्शन में पढ़ा जाता था। और मनोदर्शन में ये जब पढ़ा जाता था तो मनोदर्शन के अंतर्गत फिर ये रूडोल्फ गोयकल ने इसको अलग किया और अलग किया तो मनोविज्ञान विषय बन गया। 16वीं सदी में आत्मा का विज्ञान मानने वाले कौन कौन, अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे। 17वीं सदी में मन का विज्ञान पॉम्पोनोजी, थॉमस रीड। 19वीं में चेतना, विलियम बोन, टिचनर, विलियम जेम्स ली, वाइव्स। और 20वीं में व्यवहार, वाटसन, मैकडूगल, थॉर्नडाइक, स्किनर। आई थिंक ये बात सबके समझ में आ गई, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप लोगों को पूरी बात समझ में आई क्या, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है व्यवहार के बारे में स्टडी करेंगे। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।